नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सिविल सूत्रा बाई HR पर। दोस्तों, आप सभी को पहले तो दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद है कि दीपावली को एंजॉय करने के बाद अब आप यूपीएससी की जो 2026 का एग्ज़ाम है उसके एक सीरियसली स्टडी के मूड में आ गए होंगे। तो इस क्रम में जो सबसे पहली चीज़ रहेगी आपकी वो है मेंस की आंसर राइटिंग, क्योंकि जो अब की बार प्रीलिम्स के बाद का समय बहुत कम है। तो जो सोचते हैं कि या जो पहले ये मानते थे कि प्रीलिम्स के बाद भी जो आंसर राइटिंग हो सकती है, तो उसका भी स्कोप उतना नहीं रहा है। तो जिसने भी अभी तक स्टार्ट नहीं की है या जिसने अभी कम की है, तो ये 4-5 महीने हैं वो बहुत क्रूशियल है मेंस की आंसर राइटिंग के लिए। तो हमारा वीडियो भी आज इसी पे फोकस रहेगा। कुछ क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स के, जैसे कि आंसर राइटिंग जो है वो कब से स्टार्ट करें या उसको कहाँ से जो क्वेश्चन उठाए हम स्टार्ट में, और कुछ क्वेश्चन है जैसे कि क्वेश्चंस की आंसर की जो है वो एक स्ट्रक्चरिंग कैसी हो, एक जो मॉडल आंसर है उससे हम कैसे कंपेयर करें, खुद के आंसर को एनालिसिस कैसे करें। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स के, उस पर हम आज डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स का क्वेश्चन रहता है कि हम स्टार्ट कब करें आंसर राइटिंग, क्या प्रीलिम्स के बाद ही करें या जो एक तैयारी के स्टार्ट करते ही शुरू कर दें, या कोई और भी जो स्टेज है उस पर जाके हम करें। तो दोस्तों, मेरा मानना है कि तैयारी के स्टार्ट में तो इसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको जब कुछ चीज़ पता ही नहीं है तो आप लिखोगे क्या। तो इसका अच्छा जो एक आइडियल टाइम कह सकते हैं, जो कि हमने लास्ट जो वीडियो में बात की थी, जो नोट्स मेकिंग का है, तो मेरे हिसाब से वो स्टेज अच्छा है। आप 1-2 बार हल्की रीडिंग के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, उसके बाद एक आप डीप रीडिंग या डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ आप नोट्स बना लेते हो। उसके बाद यदि आप आंसर राइटिंग पे जाते हो तो मुझे लगता है वो बहुत यूटिलाइज हो सकती है वो चीज़। आप उस आंसर राइटिंग को जो टाइम दे रहे हो वो भी आपका काम में आएगा और आप कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट भी प्राप्त कर पाओगे। तो मेरा मानना है दोस्तों कि आपको सिलेबस की एक जो अच्छा सा ओवरव्यू हो जाए, एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए, उसके बाद आप आंसर राइटिंग स्टार्ट करो। एक रहता है कि हम स्टार्ट में क्वेश्चन कहाँ से करें, क्या डायरेक्ट यूपीएससी के जो पीवाईक्यू है उसको उनको सॉल्व करने लग जाएं या किसी कोचिंग्स के जो क्वेश्चन उठाएं। दोस्तों, जैसे पीवाईक्यू सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ जो क्वेश्चन यूपीएससी होते हैं बहुत टिपिकल होते हैं। मतलब कि आप फर्स्ट टाइम देखोगे तो आपको लगेगा यार ये तो सिलेबस में है ही नहीं, इसको तो मैं कैसे कर पाऊंगा। तो फिर हो सकता है आप थोड़े डिमोटिवेट भी होने लग जाओ। तो स्टार्ट में आप क्या करोगे, या तो एनसीईआरटी में कुछ बेसिक्स जो होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, बहुत एनालिटिकल टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो। तो आप जो चीज़ आपने जो चैप्टर पढ़ा है उससे उस क्वेश्चन को लिखने की कोशिश करो, या फिर किसी कोचिंग का भी जो सर्च कर सकते हो। और एक जो वर्तमान में जो है चैट जीपीटी, आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसका चैट जीपीटी पे डाल दो, वहाँ से आपको अपना लेवल बता दो उसको कि मैं इतना टाइम हो गया मुझे, या मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ तैयारी, तो उस हिसाब का क्वेश्चन बनाओ, तो आपको वहाँ से वो बना देगा। और दोस्तों, जो एक टाइम लिमिट की बात है, स्टार्ट में आप इस चीज़ से बिल्कुल मत बंधो। स्टार्ट में जो है आपका फोकस जो पूरा वो क्वेश्चन की जो है वो डिमांड पे रहना चाहिए, कौन कौन से डायमेंशन उसमें है उसको आप कवर कर पा रहे हो, बस उस पे रहो। आप जितना क्वेश्चन को समझ रहे हो उसके हिसाब से जो आपने पढ़ा है उसको उसमें जो है इंक्लूड करने की कोशिश करो। ये नहीं कि आपको आप 150 शब्दों का है तो उसको 7 मिनट में ही करना है, और दोस्तों आप बहुत टाइम बाद में कर पाओगे। अभी आप स्टार्ट में सिर्फ एक जो है एक अच्छा आंसर या एक एवरेज आंसर लिखने की कोशिश करो, टाइम बाउंड उसमें मत बंधो। और एक स्टार्ट में जो अच्छा तरीका होता है आंसर लिखने का, कुछ का तो ये रहता है कि क्या हम डेली जो पढ़ रहे हैं उस डेली हर चीज़ का वो लिखते जाएं, या फिर स्टार्ट में ही हम वीकली टेस्ट शुरू कर दें। तो मेरा मानना है इसमें आप दोनों चीज़ के बजाय आप जो टॉपिक जो कर रहे हो सिलेबस में जो दे रखा है, एक कोई भी जैसे सब्जेक्ट हमने लिया जियोग्राफी है तो उसका एक टॉपिक है जैसे जो ज्वालामुखी, तो अब एक टॉपिक को जब भी आपका पूरा हो रहा है उसके जस्ट बाद आप आंसर लिखो उस टॉपिक से रिलेटेड, या तो पीवाईक्यू भी उठा सकते हो आप चाहो तो, या फिर जो चैट जीपीटी वगैरह वहाँ से वो क्वेश्चन निकालो और उसका लिखो। अब उस टॉपिक हो सकता है एक दिन में 2 टॉपिक कर रहे हो तो दोनों के 2 आंसर लिखो, या 2 दिन में 1 टॉपिक कर रहे हो तो फिर 2 दिन में आप वो उसका 1 आंसर लिखो। ऐसे आप टॉपिक वाइज आप स्टार्ट में आंसर राइटिंग करो, तो उससे आपको जो है ज़्यादा आउटपुट मिलेगा। इसके बाद दोस्तों, जो आंसर राइटिंग की जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उस पे आते हैं, वो है आंसर की स्ट्रक्चरिंग, यानी कि एक अच्छे आंसर का स्ट्रक्चर कैसा होता है।
इसमें जो कॉमन 3 चीजें हैं, जैसे कि इंट्रो पार्ट, बॉडी पार्ट और कंक्लूजन पार्ट। तो इंट्रो जो है और कंक्लूजन जो है वो आपका, मुझे लगता है कि माइंस में जो है आपको एक एक्स्ट्रा एज दिलाने में बहुत रोल निभाते हैं। तो इसमें इंट्रो कैसा हो, एक बहुत जो जनरल या कॉमन इंट्रो होता है जिसका कि इतना वैल्यू भी नहीं होती है, वो होती है कि क्वेश्चन को आप रिपीट कर देते हो। कोई भी चीज़ पूछी है उसी लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज करके आप रिपीट करके आप बॉडी पार्ट उस पर आ जाते हो। दोस्तों इस चीज़ से आपको बचना है। एक अच्छे जो आंसर है उसका इंट्रो जो है कुछ स्पेसिफिक जो कंटेंट है वो उसमें रहता है। फॉर एग्जाम्पल यदि जीएस फर्स्ट है उसमें जियोग्राफी का जैसे कोई आप आंसर लिख रहे हो तो आप नॉर्मली उसमें क्या है कि आप डेफिनेशन से स्टार्ट करते हो, जैसे अर्थक्वेक हो गए या जो महासागरीय जल की लवणता है या टेम्परेचर है, इस टाइप से उसके आप डेफिनेशन से स्टार्ट करते हो। या आपका सोसाइटी का कोई क्वेश्चन है तो उसको आप हो सकता है आप डेटा के साथ स्टार्ट करो, या कोई करंट इवेंट है। GS2 है उसमें पॉलिटी है तो नॉर्मली उसमें क्या होता है कि आर्टिकल से स्टार्ट कर रहे हो या किसी एक्ट से स्टार्ट कर रहे हो। और GS3 जो है उसमें नॉर्मली आप डेटा या रिपोर्ट से ही होता है, आप उसमें एकदम जनरल तरीके से नहीं कर सकते। GS3 का जो पेपर है वो आपका ये जैसे इकोनॉमी टॉपिक है तो उसमें आप नॉर्मली जो RBI है या जो इकोनॉमिक सर्वे है इनकी रिपोर्ट से स्टार्ट कर सकते हो। या एनवायरनमेंट टॉपिक है तो उसमें IPCC रिपोर्ट है या WWF जो है उसकी रिपोर्ट का जो है संदर्भ दे दिया। या जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसमें जो होम मिनिस्ट्री वगैरह इनके डेटा से स्टार्ट कर दिया। और GS4 में नॉर्मली जो है तो पहले तो उसमें होता था आप इंट्रो से स्टार्ट कर सकते थे, कोई भी जैसे टॉपिक है, एटीट्यूड है, एप्टीट्यूड है, इंटीग्रिटी है, इनसे जैसे आपने इसकी डेफिनेशन जो आपने रट के गए हो वो डाली, उसमें एक एग्जाम्पल डाल दिया। लेकिन अभी 3-4 सालों से एथिक्स का ट्रेंड चेंज हो रहा है तो उसमें क्या बहुत प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें इस तरह का जो है इंट्रो अब इतना नहीं बचता। उसके बजाय आप या तो किसी जो है इवेंट, कोई करंट इवेंट है जैसे वॉर रिलेटेड एथिक्स है तो उसमें करंट के जो वार चल रहे हैं तो उसकी चर्चा कर दी, या कुछ और ऐसा रेफरेंस स्पेशल हो या कोई कोटेशन है उसे स्टार्ट कर सकते हो। ये मोटी मोटी चीज़ें आप इंट्रो के बारे में ध्यान रख सकते हो। इसके बाद जो मेन चीज़ है वो बॉडी पार्ट को जो अच्छा बनाने का एक तरीका है वो आप एक तो जो क्वेश्चन में दे रखे है वो डायरेक्ट हेडिंग डाल दो। आप नॉर्मली इसी से स्टार्ट करते हैं, जो चीज़ क्वेश्चन में पूछी है वो आप बॉडी पार्ट में आए उसमें ऊपर हेडिंग डाली। उसके बाद आप क्या करते हो, पैराग्राफ फॉर्म जो पहले चलता था उसको आप बिल्कुल भूल जाइए, उसके बजाय आप पॉइंट्स में लिखना स्टार्ट करो। जो भी चीज़ पूछी है उसको 1, 2, 3 नंबर डाल के पॉइंट्स लिखो। और एक जो चीज़ है वो जो डायग्राम मैप वगैरह है तो आप उसको कोशिश करो कि पहले पेज पे ही आ जाए। जैसे आधे पेज तक आपका इंट्रो वगैरह आ गया तो उसके बाद का जो पेज है उसमें आधे यानी कि उसके राइट साइड कोशिश करो आप डायग्राम मैप वगैरह वो आए, और उसके बाकी बच्चे जगह उसमें थोड़ा कंटेंट आ जाएगा। तो पहले पेज को थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना है ताकि जो एग्जामिनर का फर्स्ट इंप्रेशन है वो एक पॉजिटिव रहे। और जो कंटेंट लिख रहे हो बॉडी पार्ट में जो आप उसमें आप कोशिश करो चीज़ को जो पॉइंट में और पॉइंट के साथ नंबर में लिखो उसको। कहीं कहीं आप उसको जैसे कि स्टार बना सकते हो या एरो के थ्रू भी आप पॉइंट्स लिख सकते हो, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो नंबर में, जो नंबरिंग के साथ ही वो पॉइंट्स लिखो, जैसे 1, 2, 3, 4, 5। इससे क्या होता है कि एग्जामिनर को साफ साफ दिखता है कि हाँ यार इतने पॉइंट्स लिखे हैं इसने। और दूसरी बात जो पॉइंट्स की है वो है दोस्तों क्या पॉइंट्स को सूखा मत रखो, यानी कि जैसे मान लिया आपने MSME के विकास के लिए क्या करना चाहिए तो इसमें आपने लिख दिया पॉइंट की इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाना चाहिए, तो ये सूखा पॉइंट हो गया। ये तो किसी भी टॉपिक में आप डाल सकते हो, लेकिन इसको एक जो है भारी बनाने के लिए, इसको एक अच्छा जो पॉइंट बनाने के लिए एग्जाम्पल जरूर डालो। यदि आप 5 पॉइंट लिख रहे हो तो उसमें कम से कम 3 पॉइंट्स में तो एग्जाम्पल डालो ही डालो, तभी आपका आंसर जो है इफेक्टिव लगेगा। इसके बाद दूसरी चीज़ जो वो है आप जो रेशियो देखो, यानी कि जो अनुपातिक जो महत्व है, जैसे कि 2 डायमेंशन पूछे हैं, कोई टॉपिक है उसके बारे में, जैसे उसकी प्रॉब्लम्स पूछी और सजेशन पूछे हैं, तो कोशिश करो दोनों के जो बीच में अनुपात है वो सही रखो। आप ये नहीं कि आप यदि 3 पेज का आंसर है उसमें 2 पेज तक आप पहले डायमेंशन को ले जा रहे हो और तीसरे में आधे पेज में आप
जो है दूसरे डायमेंशन को लिखा और बाद में कंक्लूजन, तो इससे आपका जो है आंसर जो बहुत जो इम्बैलेंस हो जाएगा। तो इसमें भी बैलेंस रखने की कोशिश करो। दोस्तों डायग्राम्स की बात की हमने, तो हम देखते हैं कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें डायग्राम्स मस्ट हो जाते हैं। जैसे हमने ज्योग्राफी की बात की, तो ज्योग्राफी के यदि 7-8 क्वेश्चन हैं तो उसमें 5 से 6 क्वेश्चन में तो मैप या चार्ट्स वगैरह या जैसे और डायग्राम्स है वो बनाने ही होते हैं आपको। वो नहीं बनाते हो तो आप कितने अच्छा कंटेंट लिखो लेकिन आपका आंसर जो है अधूरा होता है। इसी प्रकार जो सोसाइटी के क्वेश्चन होते हैं उसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस में आप जो है एक टेबल है उसका यूज कर सकते हो, क्योंकि जैसे कि ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट पूछे तो उसके पॉजिटिव निगेटिव हो गए, यूथ पे पूछ लिया या वुमेन्स पे है तो इनके जो पॉजिटिव निगेटिव इसमें एक टेबल बन जाती है। इसी प्रकार जैसे जीएस जो 2 है उसमें इंटरनेशनल रिलेशंस है, उसके 4 क्वेश्चन पूछते हैं तो उनमें कम से कम 2 में तो वर्ल्ड का मैप या जिस जो एरिया उसका पूछा है, जैसे अफ्रीका का पूछा या अमेरिका का, तो वहाँ का मैप जरूरी आपको बनाना ही होता है वरना आपका आंसर बहुत सूखा लगेगा। जीएस 3 है दोस्तों, वो तो मुझे लगता है कि पूरा का पूरा तो डायग्राम्स है चार्ट्स है इन पे डिपेंड होता है। अभी जो मार्किंग हो रही है तो जीएस 3 में बहुत हार्ड मार्किंग रहती है। यदि आप कुछ इनोवेटिव उसमें नहीं करते हो तो आपके 70 नंबर बनने भी बहुत मुश्किल हो जाते हैं। मैंने देखे हैं अपने दोस्तों के 50-60 नंबर भी इस सब्जेक्ट में देखे हैं। तो आप 80 से ऊपर नंबर भी लाने के लिए आप कुछ यदि लाना चाहते हो तो जीएस 3 में तो आपको ये इनोवेशन करने ही पड़ेंगे। जैसे कि इकोनॉमिक है तो इकोनॉमी में आपने जो चार्ट्स है वो बना दिया, फ्लो डायग्राम है या जो इकोनॉमिक सर्वे में कुछ डाटा दिए होते हैं तो वो ऐड करने के लिए कुछ ऐसे जो है टेबल टाइप में कुछ बना दिया। इंटरनल सिक्योरिटी है उसमें जैसे मैपिंग का बना दिया। एनवायरनमेंट वगैरह या जो साइंस और टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट है उसमें कुछ जो डायग्राम्स बन जाते हैं। जैसे अब की बार जो एनवायरनमेंट में देखते हैं जो CCUS जो टेक्नोलॉजी है तो उसका क्वेश्चन पूछा तो उसमें जैसे कि एक डायग्राम बन सकता है जैसे आपके सामने प्रेजेंट है। तो इसके अलावा एथिक्स है तो उसमें पहले ये चांसेस ज़्यादा थे, जैसे आपको एटीट्यूड की जैसे पूछा है तो उसमें CAB जो कैब मॉडल है उसका आपने जो ट्राइंगल के माध्यम से जो डायग्राम बना दिया या ऐसे वेन डायग्राम बना दिए इंटीग्रिटी ऑनेस्टी वगैरह उनको दिखाने के लिए। लेकिन करेंटली जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनमें इनका स्कोप कम हो जाता है, तो बहुत जो अप्लाइड बेस्ड और ऐसे क्वेश्चन होते हैं उनको समझना भी पहली बात अपने आप में चैलेंज होता है और दूसरी बात यह है कि टाइम बहुत कम होता है। तो अभी थोड़ा सा एथिक्स में जो है वो तो आपके पास डायग्राम्स का स्कोप थोड़ा सा कम हो रहा है करेंटली देखें तो। हाँ, केस स्टडी में आप जरूर जो ऑप्शंस होते हैं उनको लिखने के तरीकों में कुछ इनोवेशंस कर सकते हो। तो दोस्तों ये मेन जो बॉडी पार्ट है उसकी जो मेन चीज़ें हैं वो हैं। अब हम आते हैं लास्ट में कंक्लूजन में दोस्तों आप एक्स्ट्रा एज पा सकते हो। कैसे वो है आप फ्यूचरिस्टिक होकर के ये कि 2047 तक विकसित भारत बनने के लिए हमें यह चीज़ करनी चाहिए या हम इस चीज़ से ऐसे बन सकेंगे, इस टाइप से कुछ कीवर्ड्स होते हैं। तो दोस्तों ये आपके 3 पार्ट हो गए, इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन। अब आपने इस स्ट्रक्चर में एक आंसर लिख लिया। अब है कि हम अपने आंसर को खुद से एनालाइज कैसे करें। तो इसमें एक तो जैसे हमने अभी बातें की है, आप खुद अपने आंसर में देखो कि ये चीज़ें हैं क्या। यदि ये नहीं है तो आप उसमें और वापस लिखने की कोशिश करो, या आप चाहो तो कुछ टॉपर्स के जो आंसर्स है वो दे सकते हो, या ये अभी तो ChatGPT से भी आप पूछ सकते हो। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है कि जो हम मॉडल आंसर है उससे अपने आंसर मिलाते हैं तो उसमें बहुत गैप आ जाता है, यानी कि मॉडल आंसर बहुत हाई लेवल के होते हैं और हमारा आंसर उसके आसपास का नहीं होता है। तो दोस्तों मैं आपको एक सुझाव देना चाहूँगा कि आप मॉडल आंसर और अपने आंसर के कंपैरिजन को बिल्कुल भूल जाओ। ये आप मॉडल आंसर जो होते हैं सिर्फ इसलिए इतना ही देखना होता है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो सही है, उसके आसपास है, और जो डायमेंशंस है वो हमने सभी कवर किए हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन में 2-3 कुछ जो क्वेश्चन ऐसे होते हैं डायरेक्ट पूछा होते हैं डायमेंशन, लेकिन कुछ में जो है वो हिडन भी होते हैं, तो आप उनको पकड़ पाए और नहीं पाए। ये होता है कंटेंट आप उसके लेवल का यूज कर पाओ, ये जरूरी नहीं है। जैसे कि 2017 बैच के जो एक IAS हैं अभिषेक खन्ना सर, तो हमारे चूरू में वो SDM थे प्रोबेशन टाइम में अपने,
तो मैं अपने दूसरे अटेम्प्ट के टाइम आंसर राइटिंग के लिए मैं उनसे जाकर के उनके घर पे मिला था, क्योंकि मेरा ये हो रहा था कि जो मैं आंसर तो लिख रहा था लेकिन मॉडल आंसर है उसके आसपास भी नहीं थे। मैं बहुत डीमोरलाइज हो रहा था और मेरे आसपास में और कोई ऐसे कोई स्टूडेंट वगैरह या इतना कोई वो एनवायरनमेंट नहीं था यूपीएससी वाला। मैं डायरेक्ट उनसे जाकर के मिला तो उन्होंने मुझे एक ही बात कही थी कि यूपीएससी में अच्छा आंसर किसी का नहीं होता है, सबके आंसर खराब होते हैं, बस अच्छा उसी का होता है जिसका आंसर सबसे कम खराब होता है। तो दोस्तों आपको भी यही कंसेप्ट माइंड में रखना है कि मेरा आंसर बस औरों से खराब नहीं होना चाहिए, लेकिन खराब हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने आंसर में आप ये सब चीज़ें डालोगे तो धीरे धीरे आपका आंसर जो है वो एक सुधार की तरफ बढ़ता जाएगा। तो ये चीज़ आप माइंड में रखो। इसके साथ कुछ जो स्टूडेंट्स है उनका एक ये क्वेश्चन भी रहता है कि हैंड राइटिंग है वो कैसी होनी चाहिए, क्या बहुत अच्छी होनी चाहिए तभी नंबर मिलते हैं, खराब राइटिंग के नंबर कटते हैं। तो दोस्तों इस चीज़ का डायरेक्टली तो कोई नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लगता है साइकोलॉजिकली जो है वो इम्पेक्ट पड़ता है इस चीज़ का। यदि आपकी राइटिंग बहुत ख़राब है, यदि पहले दूसरे पेज में आपके जो है एक एग्जामिनर के माइंड में निगेटिव जो इम्प्रेशन पड़ रहा है तो उसका पूरी कॉपी भी आगे फिर दिखेगा। तो आप कोशिश करो अभी से अच्छी राइटिंग आपकी हो। जैसे कि इंग्लिश में तो चलो शायद उतना फ़र्क नहीं भी पड़ता हो, लेकिन हिंदी मीडियम में मेरा खुद का मानना है कि मैंने खुद ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं। स्टार्ट में तो मुझे भी लगता था ऐसे कि यार हैंड राइटिंग है, अच्छी हैंड राइटिंग और उसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, यदि कंटेंट बहुत अच्छा है तो सब चलता है। लेकिन दोस्तों कंटेंट एक लेवल तक काम आता है, उसके बाद आपका जो हिंदी मीडियम में आपका जो प्रेजेंटेशन है उसका बहुत बड़ा रोल है। मैंने अपने कुछ दोस्त देखे हैं उनकी आंसर राइटिंग बहुत शानदार थी, हालांकि उसके आंसर जो है वो एक एवरेज ही होते थे, मतलब बहुत टॉपर ऐसे नहीं कह सकते, लेकिन एक जो एवरेज आंसर होते थे, लेकिन नंबर में उनके वो लगभग बराबर ही रहते थे। उस चीज़ का यह है कि उनके पास जो भी कंटेंट था, थोड़ा कंटेंट था, उनको एक तो प्रेजेंट करने का उनका तरीका बहुत अच्छा था और दूसरा उनके आंसर वो जो हैंड राइटिंग है वो बहुत अच्छी थी। उनको जो एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिला और कुछ तो ऐसे सिलेक्ट भी हुए हैं। तो दोस्तों आपको भी अपनी हैंड राइटिंग में उस पर अभी से काम करना होगा। और एक क्वेश्चन है कि क्या बिना कंटेंट के भी या कम कंटेंट से भी हम एवरेज या अच्छा आंसर लिख सकते हैं? तो दोस्तों बिल्कुल मेरा मानना है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि ओवरऑल जो यूपीएससी की आंसर राइटिंग है वो जो एक नॉलेज से ज़्यादा स्किल पर डिपेंड करती है। तो यदि आपने आंसर राइटिंग की स्किल सीख ली, जो हमने स्ट्रक्चर की बात की उस स्ट्रक्चर को आपने पकड़ लिया, तो यदि क्वेश्चन का जो टॉपिक है उसको थोड़ा सा भी आपको पता है तो उस पर आप एक कम से कम एवरेज आंसर लिख सकते हो। जैसे 10 नंबर का उसमें आपको 3-4 नंबर तो मिल ही सकते हैं। तो हर पेपर में यदि आप कोई 1-2 ऐसे क्वेश्चन अटेंड करते हो तो आप बहुत सारे स्टूडेंट से आगे निकल सकते हो। तो ये चीज़ भी है, तो आपको कंटेंट का भी इसमें ज़्यादा लोड नहीं लेना है। और कुछ पीवाईक्यू भी ऐसे मिलेंगे आपको कि आप टॉपिक को देखोगे, उसका पूरा कंटेंट भी पढ़ लोगे, फिर भी पीवाईक्यू देखने के बाद आपको लगेगा कि यार ये तो मैंने कहीं पढ़ा ही नहीं, ये तो पूरे सिलेबस में आसपास में नहीं है, ये तो मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप प्रीलिम्स के बाद जो 2-2.5 महीने 3 महीने जो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हो उसमें आप इतनी जो स्किल्ड हो जाते हो कि आपको एक अननोन क्वेश्चन है उसको भी आप अच्छे से आंसर कर सकते हो। एक जो अंतिम क्वेश्चन है वो करंट अफेयर्स का, स्टूडेंट्स का ये भी रहता है कि जो करंट अफेयर्स है उसको हम आंसर में कैसे ऐड करें, क्या हर जो करंट अफेयर्स चलता रहता है वो सब पे क्वेश्चन जो आंसर हम लिखें, सबकी प्रैक्टिस करें, या उसको हम क्या कैसे नोट्स बनाएं। तो दोस्तों मुझे लगता है मेंस में जो करंट अफेयर्स का है वो ज़्यादातर रोल सिर्फ एक एग्जाम्पल के रूप में रहता है। कोई भी जैसे इवेंट हो रहा है करंट में तो उसका जो है आप जो स्टेटिक है उसमें आपका कहाँ वो इम्पेक्ट, किस टॉपिक को इम्पेक्ट कर रहा है। जैसे अभी ट्रम्प रिलेटेड जो इश्यू चल रहे हैं, यानी अमेरिका की तरफ से जो भी पॉलिसीज़ है, तो उसको आप जो इंटरनेशनल रिलेशंस जो टॉपिक है उसमें जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं, जैसे भारत के जो है ट्रेड रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है उसमें एग्जाम्पल में डाल दिया, या और भी बहुत सारे इवेंट होते रहते हैं, तो उनको सिर्फ आप एग्जाम्पल के रूप में यूज़ करो, उसको भी आप ज़्यादा बर्डन करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों जो मेंस की आंसर राइटिंग है उससे रिलेटेड मेरा खुद का जैसे 4 मेंस का जो एक्सपीरियंस था उसमें जो मैंने चीज़ें सीखी, और इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स के जो इंस्टा वगैरह पे जो मैसेज आते रहते हैं, जो क्वेश्चन रहते हैं, उसके आधार पर मैंने कुछ चीज़ें बताने की कोशिश की है। इसके अलावा भी आपके कुछ और क्वेश्चंस होते हैं
तो मुझे या तो कमेंट में या जैसे कि टेलीग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करके भी आप मुझसे पूछ सकते हो। जैसे कि ये 2025 में एमएसपी मैंने लिखा है, तो उसमें कुछ आंसर्स जो मैंने लिख रखे हैं तो वो भी आपको एज ए मॉडल आंसर के रूप में मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे जो है प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप वहाँ से जाकर भी कुछ चीज़ें देख सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।